हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीके का टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011। जनगणना 2011 से रिलेटेड सारे आंकड़े हम पढ़ेंगे, जनगणना के बारे में हम पढ़ेंगे, कब शुरू हुई, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, दूसरे देशों के अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जनगणना से रिलेटेड तो वो हम पढ़ेंगे, हर एक राज्य की जनगणना के बारे में ठीक से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स पर आते हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं हम उनके बारे में देखते हैं कि जनगणना जो है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जिस देश में हुई थी वो देश का नाम है स्वीडन। जनगणना की शुरुआत हुई स्वीडन में और वो हुई थी 1749 में। जो स्वीडन है वो यूरोप महाद्वीप में है, सबको पता है, काफी डेवलप कंट्रीज में आता है स्वीडन। तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत स्वीडन में की गई थी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि भारत में कब की गई है शुरुआत। भारत में जनगणना शुरू की गई है 1872 में। उस समय पर यहाँ पर जो वो लॉर्ड मेयो कार्य कर रहे थे हमारे देश में, उस समय पर लॉर्ड मेयो थे। फिर सबसे पहले जो दशकीय जनगणना शुरू हुई, जनगणना की क्यों जाती है, जनगणना का रोल क्या है। देखिए, कोई भी कंट्री है वो अपने सारे प्लान्स, सारी योजनाएं उस हिसाब से देखती है, उस हिसाब से बनाती है, उस देश की जनगणना के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जो जनसंख्या उस देश की होती है उसके हिसाब से सारे जो काम हैं वो किए जाते हैं, सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो जब शुरुआत में इन सब चीजों का लोगों को ध्यान नहीं था और जब 1749 में स्वीडन ने ये महसूस किया कि उसे अपने देश की जनसंख्या पता होना चाहिए कि उसके देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो इसलिए स्वीडन ने शुरुआत की 1749 में। भारत में काफी लेट हुई है, 1872 में हुई है, लॉर्ड मेयो उस समय पर थे। दशकीय जनगणना क्या होती है? दशकीय जनगणना होती है हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना करना। देखिए, होता ही है, हमारे देश में भी हर 10 साल पे होती है। तो हर 10 साल में जनगणना जो शुरू की गई थी वो की गई थी अमेरिका में 1790 में शुरू की गई थी। अमेरिका में सबसे पहले दशकीय जनगणना, और भारत में जो दशकीय जनगणना शुरू की गई है वो शुरू की गई है 1881 में। उस समय पर लॉर्ड रिपन यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये तो कुछ फैक्चुअल चीजें, हिस्ट्रिकल चीजें हो गई कि कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कब कौन से देश ने दशकीय जनगणना शुरू करी, कौन से देश ने नॉर्मल जनगणना शुरू करी। लेकिन भारत में जो जनगणना का इतिहास है वो ज्यादा पुराना नहीं है, 1872 से करते चले आ रहे हैं हम। 1872 से लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। 1881 से हर 10 साल के गैप पे होती है, 1881, 1891, 2000, वो 1901, ऐसे करके हर 10 साल के गैप में जो है वो जनगणना होती है। तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा हम अगर देखें तो जनगणना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी देश के जो विकास है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस देश की जनसंख्या कम होगी वो अपने संसाधनों पर, अपने जो उसके बाकी की सारी चीजें हैं, जो बाकी योजनाएं हैं, उन्हें बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएगा, उन पर लागू कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो चीज जो है वो बहुत आसानी से वहां पर वो योजनाएं लागू नहीं कर सकता, सबको वो वैसी सेम सुविधाएं नहीं दे सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब हम आते हैं अपने देश की मेन जनसंख्या वाले पॉइंट्स पर। तो वो पॉइंट्स क्या हैं ये याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, सबसे पहले दशकीय कहाँ शुरू हुई थी, भारत में कब हुई थी, और भारत में ये किस समय पर दशकीय शुरू हुई, उस समय पर कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड रिपन थे, या उस समय पर जो सन था वो पूछ लिया जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं।
अब भारत में जब जनसंख्या शुरू हो गई उसके बाद जनसंख्या अधिनियम बना, वो बना 1948 में। आजादी के एक साल बाद ही जो जनगणना अधिनियम है, ये जनगणना अधिनियम बना, वो 1948 में बना। उसके बाद जनसंख्या नीति आई, नई जनसंख्या नीति आई, और वो नई जनसंख्या नीति बनी 15 फरवरी 2000 में। ये पॉइंट नोट करने का है, 15 फरवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति जो है वो हमारे देश में बनी थी। अब देखिए जनगणना कौन कराता है, जनसंख्या कैसे एक जगह पर होती है, जनगणना में कर्मचारी जो प्रयोग किए जाते हैं, जनगणना राज्य सूची का विषय है या फिर कौन सी सूची का विषय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए जो जनगणना है वो ना राज्य सूची का विषय आता है ना संवर्ती सूची का आता है, ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना में किए जाने वाले सारे कार्य, उसमें जितने संसाधन बनेंगे, जितनी योजनाएं बनेंगी, जो भी उसका टाइम टेबल डिसाइड होगा, वो सारे कार्य वो केंद्र डिसाइड करता है। 3 प्रकार की सूची होती है ना, एक केंद्र होती है, एक राज्य होती है, एक संवर्ती होती है। तो जो राज्य सूची है उससे रिलेटेड सारे फैसले राज्य लेता है, और जो संवर्ती सूची होती है उससे रिलेटेड सारे फैसले जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर लेते हैं, और केंद्र सूची से संबंधित सारे फैसले केंद्र लेता है। तो जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। कैसे होगी, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब ये अनाउंस होगी, सारे जो फैसले हैं वो केंद्र करेगा, उससे रिलेटेड सारे जो इंतजाम है वो केंद्र करेगा। इसके अलावा जो परिवार नियोजन योजना है, जो परिवार नियोजन है वो सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? पूरी दुनिया में सबसे पहले जो शुरू हुआ था परिवार नियोजन, वो भी भारत में हुआ था। 1952 में भारत में ही शुरू किया गया था। और ये जो परिवार नियोजन वाला, जो परिवार नियंत्रण वाला पॉइंट है, टॉपिक है, परिवार नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये विषय है संवर्ती सूची का, केंद्र का भी है और राज्य का भी है, क्योंकि इसमें केंद्र अकेला नहीं कार्य कर सकता है। उस प्रदेश की मात्र की जो जनसंख्या है वो उस प्रदेश पर भी निर्भर करती है। जैसे कि नागालैंड था एक समय में, नागालैंड में पिछली जनगणना हुई थी 2001 में, जिसके आंकड़े आए थे, उसमें नागालैंड जो है उसमें दशकीय वृद्धि बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो 2001 से 2011 की जनगणना आई उसमें उसकी दशकीय वृद्धि माइनस में चली गई। मतलब नागालैंड की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उस पर काम किया। तो ये पॉइंट जो है परिवार नियोजन और परिवार नियंत्रण का जो पॉइंट है, ये संवर्ती सूची का पॉइंट है। इसमें राज्य भी काम करेगा और केंद्र भी काम करेगा। अब हम आते हैं 2011 की जनगणना पर। एक शब्द है जनगणना से संबंधित, लुप्त होती महिलाएं। शब्द नहीं, मतलब एक अवधारणा टाइप की है, लुप्त होती महिलाएं। तो इस अवधारणा का जो प्रतिपादक है वो कौन है, ये अधिकतर सवाल आ जाता है, 1-2 एग्जाम्स में आया हुआ भी है। इसके प्रतिपादक जो है इस अवधारणा के, वो है अमर्त्य सेन। बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, सब जानते हैं, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने ये जो अवधारणा थी ये दी थी, लुप्त होती महिलाएं। शायद इसलिए दी होगी कि महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कम हो गई है। जनगणना का जो प्रतीक माना जाता है हमारे देश में वो क्या है? एक त्रिभुज है लेकिन उल्टा है, और इसका रंग है लाल रंग का त्रिभुज। और इसका जो डिजाइन दिया था वो दिया था फ्रैंक बिल्डर ने। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। जो त्रिभुज है इसका जो साइन है जनगणना का, ये दिया था फ्रैंक बिल्डर ने। इसके अलावा एक जनसंख्या स्थिरीकरण कोष बना हमारे देश में, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, ये बना 13 फरवरी सन 2003 में। वो 15 फरवरी 2000 था, ये 13 फरवरी 2003 है। तो आप उससे 2 दिन पहले का ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 13 फरवरी 2003 में जनसंख्या स्थिरीकरण कोष बना। जो जनसंख्या स्थिर करने का जो टारगेट हमारे देश में रखा गया था पहले, जनसंख्या
स्थिर करने का जो टारगेट था वो हमारे देश में पहले रखा गया था 2045, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब जो है वो कर दिया गया है 2070। उम्मीद कम लग रही है ना कि जनसंख्या स्थिर होगी, कम होगी, कैसे होगी, तो इस वजह से जो ये रख दिया गया है, अब रखा गया है 270 और पहले ये टारगेट डिसाइड किया गया था 2045। तो सॉरी 2070 था, मैंने 270 बोला शायद। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है वो विश्व का सबसे युवा देश है, और 2020 की जो 2021 की जनगणना आएगी 2020 तक ये निकल कर आई थी, ये रिसर्च आई थी कि भारत में जो एवरेज आयु होगी, यानी कि जो औसत आयु होगी, एवरेज एज होगी, वो 29 वर्ष होगी। भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों में बढ़ी है, 121 करोड़ हुई है, वो जनसंख्या अगर 2021 के आंकड़ों में भी और ज्यादा बढ़ी हुई आती है तो एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या होना एक देश का उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा डालता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सोचने लायक चीज है कि जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही है, और बढ़ रही है तो इसे कंट्रोल में कैसे लाया जाएगा। इससे बहुत बड़ा एक विकास में बाधा पड़ती है, पूरे देश के विकास में बाधा पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी देश डेवलप्ड हैं उनकी जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से बहुत कम है देखा जाए तो, एक चाइना को छोड़कर, लेकिन चाइना को भी अब इंडिया पछाड़ देगा, ये उम्मीद की जा रही है 2021 में। तो चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं कि हम आते हैं जनगणना 2011 पर। ये तो कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। जनगणना 2011 पर अब हम आते हैं। देखिए ये जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और वैसे ये 15वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और अब वैसे ये 15वीं थी। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 की जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, तो वो 8वीं जनगणना होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और वैसे 15वीं थी, ठीक है, क्योंकि 1872 में स्टार्ट हुई थी, तो जब से काउंट करा जाए उस हिसाब से देखा गया है ये। दूसरा पॉइंट, जब इस वाली जो 2011 की जनगणना थी उसका जो थीम था वो क्या था, उसकी जो थीम थी वो थी आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारे उस जनगणना की थीम थी। उसके अलावा जो इसके एक शुभंकर होता है, जैसे आपने देखा होगा ना ओलंपिक्स का भी हर एक चीज का एक शुभंकर होता है, तो इसकी जो एक शुभंकर थी वो थी प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक माने गिनने वाला, जो गिनता है, और शिक्षिका तो सबको पता है टीचर। अच्छा, स्पेशली शिक्षिका क्यों आया, क्योंकि जनगणना का जो काम है वो अधिकतर टीचर्स ही करते हैं, इसलिए इसके लिए शिक्षिका का यूज। अधिकतर क्या, मुझे लगता है शायद 95% जो काम है जनगणना का वो टीचर्स ही किया करते हैं। तो इस वजह से जो इसका जो शुभंकर बना वो बना प्रगणक शिक्षिका। जो जनगणना आयुक्त थे 2011 के, वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो जनगणना 2011 के आयुक्त थे। ये भी पूछ लिया जाता, आया है एक दो जगह पर। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और वैसे 15वीं थी। थीम थी आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। शुभंकर थी एक प्रगणक शिक्षिका और जो आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो टोटल जनसंख्या निकल कर आई हम लगभग में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स याद करना बहुत मुश्किल है और एग्जाम्स में एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, लगभग वाली संख्या ही पूछी जाती है। लगभग 121 करोड़, जिसमें जो है पुरुष जनसंख्या थी 62 करोड़ और महिला जनसंख्या थी 58 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या आई, पुरुष जनसंख्या 62 और 58। लगभग में बता रही हूं मैं, क्योंकि अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 120 बैठेगा, बट इनके पॉइंट्स में है, इसके भी पॉइंट्स में है, इसलिए वो मिलाकर 121 करोड़ है। लेकिन लगभग में पुरुष जनसंख्या 62 है और महिला जनसंख्या 58 है। तो एग्जाम में जो है वो लगभग वाला आंकड़ा पूछा जाएगा आपसे, लंबा वाला आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, बहुत लंबा है वो, तो वो याद करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इस वजह से इतना ही आता है। इसके अलावा
जो मेन पॉइंट है वो एक ये है कि लिंगानुपात क्या था 2011 की जनगणना में। तो लिंगानुपात था 943/1000। लिंगानुपात होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिला की संख्या होती है, महिलाओं की संख्या होती है, वो लिंगानुपात है। मतलब यदि हमारे देश का लिंगानुपात 943 है, इट मीन्स कि 1000 पुरुषों पर 943 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। मतलब लिंगानुपात काफी कम है। उसके अलावा एक इसी के साथ में एक पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो वो है 919, और ज्यादा कम है। शिशु लिंगानुपात नापा जाता है 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के बीच में। मतलब 0 से लेकर 6 साल तक जो बालकों की संख्या है, लड़कों की संख्या है, उस पर जो लड़कियों की संख्या होगी वो होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो वो है 919। मतलब जो टोटल एवरेज है पूरे देश का 943, उससे भी ज्यादा कम है इस समय पर शिशु लिंगानुपात। तो आने वाले समय में जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि हमारे देश में जो सेक्स रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम होना अपने आप में बहुत गलत है। चलिए कुछ आगे पॉइंट्स देख लेते हैं हम। हमने देखा कि जो जनसंख्या है वो हमारे देश की आई थी 121 करोड़ 2011 के हिसाब से। तो ये पूरे विश्व की जनगणना जनसंख्या का जो है वो कितने प्रतिशत है, ये भी आ जाता है। तो ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि बहुत पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो दशकीय वृद्धि दर है 2011 की जनगणना में, वो क्या आई, वो आई 17.7%। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर क्या होती है। दशकीय जनगणना होती है मतलब हर 10 साल के गैप में होती है। तो हर 10 साल के गैप में जो जनसंख्या आई है, वो जो बढ़ी है, उसको हम बोलेंगे दशकीय वृद्धि दर। जैसे 17.7 है, तो यदि 2011 की जनगणना में जनसंख्या थी 100, अगर मान ले 2001 की जनगणना में यदि जनसंख्या थी 100, तो 2011 में वो बढ़कर हो गई 117.7%। मतलब 17.7% बढ़ गई 2011 की जनगणना में। तो उस हिसाब से ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि दशकीय वृद्धि दर क्या होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में पुरानी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ी हुई जनसंख्या को हम कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो वो थी 17.7%। हैं साक्षरता क्या थी, साक्षरता थी 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे पूरे देश की 73%, जिसमें जो मेल साक्षरता थी यानी कि पुरुष साक्षरता थी वो लगभग 80% के आसपास थी, और फीमेल साक्षरता काफी कम थी जो कि 64.6% के आसपास थी। तो ये सोच का विषय है, महिला साक्षरता बहुत कम है। इसके अलावा हम देखेंगे उस समय जो जिले थे टोटल पूरे देश में, वो थे 640। एक और आ जाता है महाविभाजक वर्ष, जनगणना का महाविभाजक वर्ष, और एक आता है महाविस्फोटक वर्ष। तो ये दो पूछ लिए जाते हैं, महाविस्फोटक वर्ष, महाविभाजक काल या महाविभाजक वर्ष, या फिर महाविस्फोटक काल या महाविस्फोटक वर्ष। तो महाविभाजक काल जो था वो था 1911 से 1921, और इसको महाविभाजक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जनसंख्या 1911 में थी, दशकीय वृद्धि ना होकर जनसंख्या बढ़ी नहीं थी उस समय पर, हर बार बढ़ती है, लेकिन इस समय पर जो जनसंख्या थी वो बढ़ने की बजाय और उल्टा घट गई थी, इसलिए इसको महाविभाजक कहते हैं। और महाविस्फोटक बोलते हैं 1951 से लेकर 1981 के बीच का समय। 1951 से 1981 के बीच में क्या हुआ था, जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ी थी, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ी थी, जिसकी वजह से क्या है, इसको महाविस्फोटक वर्ष बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी जनसंख्या से रिलेटेड, फैक्चुअल चीजें थी, जो अब हमारी जो चीजें आएंगी, आंकड़े वाली चीजें आएंगी कि किस राज्य की कितनी है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, साक्षरता है। एक और चीज रह गई है, वो है जनसंख्या घनत्व। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जनसंख्या घनत्व, वो है 382। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे आंकड़े हम देखेंगे, किस राज्य की कितनी है, किस राज्य में कितनी ज्यादा हुई, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में सबसे कम है, जनसंख्या कम है, सेक्स रेशियो कम है, क्या कम है। तो ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, उसके लिए हम दूसरी बताएंगे। अभी 2 पॉइंट्स रह गए, वो और देख लेते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या थी वो कितनी थी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? नगरीय थी 31.2% और ग्रामीण थी 68.8%। ग्रामीण कम थी और नगरीय ज्यादा थी। अच्छा, नगरीय जनसंख्या मानने के भी कई पैमाने हैं। देखिए, आप अगर किसी नगर में निवास कर रहे हैं तो उस नगर को नगर होना जरूरी है और किसी भी जगह को नगर मानने के पैमाने हैं। जो 2011 की जनगणना थी उसमें थे, एक तो था कि उस जगह पर या तो नगर पालिका हो या फिर उस जगह पर नगर निगम हो, या वहां पर 5000 से ज्यादा जनसंख्या के लोग रह रहे हो, 5000 से ज्यादा उस जगह की जनसंख्या हो, या फिर वहां के 75% से ज्यादा लोग जो है वो गैर कृषि कार्यों में लिप्त हो, मतलब कृषि नहीं करते हो, गैर कृषि कार्य हो। उसके लिए एक जनसंख्या घनत्व भी डिसाइड किया गया है कि पर मीटर स्क्वायर में लगभग 400 लोग तो रह ही रहे हों, तो तब जाकर उस जगह को नगर की संख्या दी जाती है, नगर बोला जाता है, और उस वहां की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या में काउंट किया जाता है। या तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या फिर 5000। ये जो नगर पालिका नगर निगम का पॉइंट है ये तो या में है, या फिर अगले पॉइंट जो है वो सारे कंपलसरी है। 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो, 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में नहीं लिप्त हो, 75% से ज्यादा लोग गैर कृषि कार्यों में लिप्त हो। इसके अलावा 400 से ज्यादा जो घनत्व है वो, मतलब 400 से ज्यादा होना चाहिए, 400 से कम तो होना नहीं चाहिए कि पर किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग रह रहे हों, तो तब जाकर वहां पर क्या होता है, उसको नगर की संज्ञा दी जाती है और फिर उस जगह की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या में काउंट किया जाता है। तो ये नगर हो गया 31.2 और ग्रामीण हो गए 68.8। ये बहुत आता है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट्स में भी याद रखना है, लगभग में नहीं, पॉइंट्स में, क्योंकि ये पॉइंट्स में पूछा गया है कई बार, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं इसके आगे के आंकड़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।